चलिए बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं। लीजेस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। ठीक है सर, मेरी क्लास FA2 की है ना। ठीक है सर, लीजेस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था और लेसी की अकाउंटिंग तक हम लोग पहुंच चुके थे, जहां हम ये देख रहे थे कि लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा उसे क्लासिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। लेसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेसी जब भी किसी एसेट को फाइनेंस लीज पे लाएगा वो उसे इनिशियल रिकग्निशन देगा, और जब इनिशियल रिकग्निशन देगा तो इसके लिए क्या करेगा, राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज करेगा, लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। राइट ऑफ यूज हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं जिसका पैरा फिलहाल हमने रोका हुआ है। लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होगी हमेशा किस पर होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के ऊपर, कि आपने जितनी पेमेंट्स करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालिए, लाइबिलिटी उसके ऊपर रिकॉर्ड होगी। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमें कोई डिस्काउंट रेट चाहिए होगा। डिस्काउंट रेट या तो आप इस्तेमाल कीजिएगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, अगर वो पता हो, ना पता हो तो फिर किस पे चले जाइएगा, लेसी के इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट के ऊपर। फिर हमने इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की जब डेफिनेशन पढ़ी तो वहां से एक इक्वेशन निकली थी, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी कोई चीज होती है, हमेशा बराबर होनी चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ लीज एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर। फिर लेसी बाद में क्या करेगा, तो फिर हमने एक हेडिंग पढ़ी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अब सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के अंदर लेसी फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि उसने जो पेमेंट करनी है इंटरेस्ट के साथ करनी है, और इंटरेस्ट का ताल्लुक टाइम से होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हम पर इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। इंटरेस्ट को वो अपनी लाइबिलिटी में शामिल करेगा, एंट्री बनाएगा फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। फिर वो पेमेंट करेगा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लीज लाइबिलिटी डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। इस तरीके से सारी पेमेंट हो जाने के बाद लीज लाइबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ राइट ऑफ यूज अभी भी पड़ा हुआ है। अब राइट ऑफ यूज को कैसे खत्म करें, राइट ऑफ यूज को खत्म करने के लिए हम उसे डेप्रिशिएट करेंगे, और डेप्रिशिएट नॉर्मली यूजफुल लाइफ पे किया जाता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल पैराग्राफ है, पैरा 32, वो मैंने अभी रोका हुआ है। अभी थोड़े एक दो सवाल करवा दूं फिर पैरा 32 समझाता हूं, उसमें क्या मसला आपने समझना है। जैसे जैसे राइट ऑफ यूज डेप्रिशिएट होता जाएगा वो कम होता जाएगा, और एक वक्त आएगा जब वो फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा, राइट ऑफ यूज हमारी बुक में से मुकम्मल हट जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज की अकाउंटिंग डिस्कस की थी। अब इसकी बेटा प्रैक्टिस शुरू करनी है। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए बहुत सारी सवाल हम कर सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक बातों को समझना है, तो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल पहले अपना बना रहा हूँ, उसके हिसाब से चीजें आपको समझा दूं, फिर आपको थोड़े और बड़े क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल जो भी बना रहा हूँ उसका डेटा लिख रहा हूँ, कॉपी करते जाइए, फिर समझा समझा के इसको मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको। चलिए भाई एग्जाम्पल का डेटा एज्यूम कर लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 ABC लिमिटेड
leased a machine from X, Y, Z Limited under following terms and conditions. अब ये टर्म्स एंड कंडीशन दोनों पार्टी के दरमियान में क्या डिसाइड हुई है? पहला पॉइंट, लीज टर्म 4 ईयर, 4 साल का एग्रीमेंट डिसाइड हुआ है। नंबर 2, लीज पेमेंट्स लीज पेमेंट्स मैं एज्यूम कर रहा हूं $2,000 पर एनम पेबल इन एरियर्स। $2,000 आपने पे करने हैं हर साल, लेकिन एरियर में। एरियर का मतलब कल भी समझाया था, बाद में। आप पहले यूज कर लो, 1 साल जब खत्म होने लगे अब 2,000 रुपए दे देना, फिर 1 साल यूज कर लो, जब 1 साल खत्म होने लगे अब 2,000 रुपए फिर दे देना। एरियर वाले सवाल कंपैरेटिवली आसान होते हैं। एडवांस वाले सवाल में इंटरेस्ट की वर्किंग थोड़ी उलझी हुई होती है, इसलिए पहले मैं जरा एरियर वाला काम आपको सिखा रहा हूं। फिर एक इंफॉर्मेशन और एज्यूम कर रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। मीटिंग थोड़ी दोबारा रीज्वाइन हुई है। जो ऑनलाइन बैठे हैं बेटा, अगर मेरी वॉइस आ रही है जरा 1 मिनट वेट कर लीजिएगा। बेटा जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। और मेरी पिक्चर भी आ रही है? यस सर। चलें ठीक है।
एग्जाम्पल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एज्यूम कर रहा हूं $5710। ठीक है सर, अगर इस एसेट को कैश पे लेने जाते तो हमें $5710 का कैश पे मिलता, बजाय कैश पे लेने के हमने इसको लीज पे लिया हुआ है। अब हमें एक इंफॉर्मेशन और चाहिए। ये लाइट बंद कर दीजिए, क्या भाई? नहीं, ये लाइट ऑन हो गई। प्रोजेक्टर का तार हिला है। प्रोजेक्टर का क्या नहीं, तार हिला है शायद। पहले सही आ रहा था, अब क्या हो गया? डिम हो गया। अगर इस एसेट को कैश में लेते तो 5710 का मिलता। ठीक है सर, ये हमने लीज पे लिया है और 4 साल के लिए लिया है। अब हमें एक इंफॉर्मेशन और चाहिए कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है। 99% सवाल ऐसे होते हैं पास पेपर के, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ होता है। एक या दो सवाल ऐसे आए हुए हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज्यूम कर लेता हूं इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इक्वल टू 15%। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में हमने 15% का इंटरेस्ट चार्ज किया है। 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। ना सिर्फ कैलकुलेट हुआ है बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट में शामिल भी हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं रख रहा, वरना फिर वही मुझे करवाना पड़ेगा। मैं इसके जरिए लेसी की बातें आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो लेसी को फर्क नहीं पड़ता, ये अगर फाइनेंस लीज है जब भी वही काम करना है, ऑपरेटिंग लीज है जब भी उसने वही काम करना है। फिर भी आगे जाके हमें लेसर का काम भी करना है और लेसर के हर सवाल में हमें पहचानना है कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। तो हम लेसी के सवाल में भी जरा पहचानते हुए चलेंगे। कंडीशन नंबर 1, क्या लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे? अगर हाँ, तो ये फाइनेंस लीज है। ऐसी कोई मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी नहीं है, छोड़ दो। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है? सर, मैंने ये इंफॉर्मेशन भी आपको नहीं बताई। क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, कम से कम 75% है? ये इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, इकोनॉमिक लाइफ है ही नहीं, कंपेयर किससे करोगे? क्या एसेट स्पेशलाइज नेचर का है? अब यहाँ पर मैंने सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किया अपने एग्जांपल में, मशीन। ठीक है, अब वो कौन सी मशीन है, किस काम में आती है, इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन मैंने नहीं बताई। तो स्पेशलाइज नेचर वाली बात भी आप नहीं पकड़ सकते। किसी तरह समझ में नहीं आ रहा कि सर ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। कोई कंडीशन मैच होके नहीं दे रही है, इंफॉर्मेशन है ही नहीं, करे क्या? जब कोई कंडीशन मैच ना हो तो एक कंडीशन है वो मैच हो जाती है, और उस कंडीशन को भी हम रोक के बैठे हुए थे। वो होती है हमारी कंडीशन नंबर डी। याद होगा आपको? ठीक है सर, अब हम उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और अब कंडीशन नंबर डी पहले चेक कर लेते हैं। पैरा 63 के अंदर कंडीशन नंबर डी। जी भाईजान, कंडीशन नंबर डी इसमें लिखा हुआ है एट द इंसेप्शन डेट, जिस वक्त तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट अमाउंट टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। और इसके आगे लिखें या अपने बात नोट करें, इस कंडीशन के लिए दुनिया भर के अकाउंटेंट एक परसेंटेज पे एग्री करके बैठे हुए, एटलीस्ट 90%। एटलीस्ट 90%। तुम जो लीज पेमेंट कर रहे हो, क्या लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू
एसिड की फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है, सब्सटेंशियली बराबर है? अगर हाँ, अगर कम से कम 90% भी है, फौरन फतवा जारी कर दो। कौन सी लीज है? ये फाइनेंस वाली लीज। अब कैसे हो सकता है ये काम? अब इसको इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है सर। तो सबसे पहले मैं कंडीशन नंबर डी की वर्किंग समझा रहा हूं आपको बेटा। इस वक्त हमारे पास एनविटी बन रही है। एनविटी कैसे बन रही है? मैंने 2,000 रुपए 2,000 रुपए हर साल के एंड में आपको देने, ये बन रहा है हिसाब किताब। तो डायरेक्ट एनविटी का फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन मैं दो तरीके से सिखा रहा हूँ। पहले द बेसिक करके समझते हैं। टाइम लाइन के जरिए बात को समझते हैं। 1 जनवरी 21 को मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 31 दिसंबर ईयर एंड एज्यूम कर रहा हूँ। आज मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस दिन, आज से 1 साल बाद मैं आपको 2,000 रुपए दूंगा। फिर 1 साल बाद 2,000 रुपए दूंगा। फिर 1 साल बाद 2,000 रुपए दूंगा। और फिर 1 साल बाद 2,000 रुपए दूंगा। इस तरह से मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। 4 साल के लिए एसेट आपने मुझे यूज करने के लिए दिया है, और 4 साल में इतनी पेमेंट मुझे करनी है। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ 1 जनवरी 21 वाले दिन, इस दिन खड़ा हूँ। हमारी कंडीशन कहती है तुम इस दिन मालूम करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कितनी आ रही है। 2,000 2,000 2,000 2,000 कर करके टोटल मैंने 8,000 रुपए आपको देने। ठीक है सर। 2,000 रुपए करके टोटल मैंने आपको 8,000 रुपए देने। अब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू इसलिए निकाल रहा हूं, मैं जनवरी में खड़ा हुआ हूं। जनवरी में खड़े होकर देखता हूं तो इतना बोलूंगा आज से 1 साल बाद 2,000 देने, फिर एक और साल बाद 2,000 देने। इस तरीके से कर करके मुझे टोटल कितने पैसे देने? 8,000 रुपए देने। ठीक है सर। अब जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो इसके लिए इस 2,000 को 1 साल पीछे लाना पड़ेगा। इस वाले 2,000 को 2 साल पीछे लाना पड़ेगा। ऐसे कुछ होगा ना बेटा। इस वाले 2,000 को 3 साल पीछे लाना पड़ेगा, और इस वाले 2,000 को 4 साल पीछे लाना पड़ेगा। इसकी इसकी रुक गई है। मैं लिख रहा हूँ, उसमें नजर नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट को तो जब दूरी पर आ रहा था तो मामला सही चल रहा था। अब प्रैक्टिकल का भरने पर आया, सोच कर आया था कि आज एक दो सवाल करवा जाऊंगा। अब आ रहा स्क्रीनिंग फॉर्म।
आते हैं नहीं, वो भी ऑन ही नहीं हुआ, लाइट ही ऑन नहीं हुई। अब हो रहा है, हो रहा है, अब हाँ, अब आ रही है। अभी भी डिम है, अब सही है, अभी भी डिम है। अब सही हो गया है, ठीक है। अब हमें इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और अगर स्क्रीन स्टक हो गई थी, फिर बता रहा हूँ। पहले वाले 2000 को 1 साल पीछे लाना पड़ेगा, दूसरे वाले 2000 को 2 साल पीछे, तीसरे वाले 2000 को 3 साल पीछे, और फिर सबको पीछे लाने के प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, अगर एक एक का काम अलग अलग कर रहा हूं, अलग अलग, तो डिस्काउंटिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, आर मल्टीप्लाई बाय 1 + i - n। एक एक की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकलेगी। जब प्रेजेंट वैल्यू एक एक की अलग अलग निकालोगे, तो पहले आपके पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.15 -1 इक्वल टू 1740 अप्रोक्सीमेटली। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.15 -2 1512। फिर 2000 इंटू 1 + 0.15 -3 1315, एंड 2000 इंटू 1 + 0.15 -4 1143 ले रहा हूं, क्योंकि ऊपर 0.5 में ऑलरेडी राउंड कर चुका था। जब इन सब को आप टोटल करोगे, ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ रहा होगा 5710। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 5710। ये 5710 है क्या चीज? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 8000। ये किसकी प्रेजेंट वैल्यू है? 8000। 2-2 हजार रुपए करके मैंने 8000 रुपए आपको देने, उन 8000 में से इंटरेस्ट मैंने हटाया, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 5710। और इत्तेफाक से एग्जाम्पल में फेयर वैल्यू भी कितनी है? 5710। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू के बराबर आ रही है? 100% बराबर आ रही है। फौरन फतवा जारी करो, फाइनेंस वाली लीज है। अब इस पॉइंट पे फाइनेंस वाली लीज कैसे बनती है अभी समझा रहा हूं, लेकिन अब यही काम अगर दूसरे तरीके से करते, जो हमें करना है, जो भाई मैंने समझाने के लिए किया था। एनविटी बन रही है। एनविटी कब बनती है? जब इक्वल अमाउंट हो और ड्यूरेशन भी सेम हो। एक एक साल बाद 2000 2000 2000 देने। अब इस पर एनविटी का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगाया जा सकता था। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मालूम करने के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते थे ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला। ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला हमारा था आर मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i - n डिवाइडेड बाय आई। आर है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + i 0.15 -4। जब इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, आपका आंसर फिर आएगा 5710। क्योंकि मैथ्स पढ़े हुए आपको थोड़ा टाइम हो गया है,
तो बाज बच्चे कुछ ना समझी का सवाल कभी कभी पूछ बैठते हैं। वो कहते हैं समाजित एक बात समझ में नहीं आ रही, ये 2,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 5,000 रुपए कैसे आ गई? आपने फॉर्मूले में 2,000 लिखा है, 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू 5,000 कैसे आ गई? उससे कम आनी चाहिए। बेटा ये 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू है। अगर फॉर्मूले को पढ़ो, फॉर्मूले कब है? 2,000 रुपए -4, 4 दफा पे किए जाए, 4 दफा, ठीक है, और हर पेमेंट में 15% इंटरेस्ट हो, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? तो ये 2,000 की नहीं, 2,000 वाली 4 पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है। क्या है ये? 2,000 वाली 4 इक्वल पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है सर, तो अब ये काम बार बार नहीं समझाऊंगा। जहां पे एनवीटी बन रही होगी डायरेक्ट क्या लगा दूंगा? एनवीटी का फॉर्मूला लगा के टाइम बचा लूंगा। ठीक है सर, अब ये समझ लो इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज कैसे बनेगी। कॉमन सेंस आपके पास भी है। मैं कोई मशीन आपको लीज पे दे रहा हूं जो मार्केट में 5,710 रुपए कैश में मिल रही है, मैं आपसे 8,000 रुपए ले रहा हूं। अब इस 8,000 का ब्रेकअप जो मेरी समझ में आ रहा है, वो ये समझ में आ रहा है, इस 8,000 के अंदर जो मैं आपको टोटल लीज पेमेंट्स कर रहा हूं, 2,000 वाली 4 पेमेंट कर रहा हूं 8,000, उस एसेट की जिसकी मार्केट में इस वक्त फेयर वैल्यू चल रही है 5,710, 5,710 से ऊपर मैं जितने पैसे दे रहा हूं 2,290, वो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, और फाइनेंस चार्ज बन रहा है वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 2,290 का इंटरेस्ट शामिल है। अब 8,000 का ब्रेकअप क्या हुआ? 8,000 में मैं तुम्हें मशीन की पूरी पूरी फेयर वैल्यू पे कर रहा हूँ, ना सिर्फ पूरी पूरी फेयर वैल्यू पे कर रहा हूँ, बल्कि उसका 4 साल का इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ। अब कॉमन सेंस लगा दो, जब आप एसेट की पूरी कीमत भर रहे हो, इंटरेस्ट के साथ भर रहे हो, तो आपका हक बनता है इस एसेट का जो भी रिवॉर्ड है आपको मिलना चाहिए। हाँ या ना? भाई तुम एसेट की पूरी कीमत भर रहे हो, इंटरेस्ट के साथ भर रहे हो, तुम्हारा हक बनता है तुम्हें पूरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और जब रिवॉर्ड पूरा तुम्हें मिलना चाहिए तो साथ में क्या मिलना चाहिए? रिस्क भी तुम्हें मिलना चाहिए। तो जब हम किसी एसेट की फेयर वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा पे करें, सब्सटेंशियल पोर्शन पे करें, कम से कम कितना पे करें? 90% पे कर दें, तो हम इस लीज को क्या मान लेते हैं? फाइनेंस लीज मान लेते हैं। फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जब कोई कंडीशन मैच नहीं होती, ये कंडीशन 99% जगह पे मैच हो जाती है और लीज फाइनेंस लीज बन जाती है। ठीक है सर, तो करना कुछ भी नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी नजर में एक फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये सवाल हम लेसर के लिए कर रहे होते, तो हम फाइनेंस लीज वाले पैराग्राफ पढ़ते और उसमें जो भी समझाया गया है उसके मुताबिक हम अकाउंटिंग करके दिखा देते। क्योंकि हम लैसी वाले काम कर रहे हैं, वो लैसी की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल काम करेगा। अब पेपर में जो सवाल आते हैं, नॉर्मली 3 किस्म के आते हैं। या तो रिक्वायरमेंट बोलता है एंट्रीज बनाकर दिखाओ, या बोलता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाकर दिखाओ, और तीसरा काम वो बोलता है डिस्क्लोजर बना के दिखाओ। यही 3 रिक्वायरमेंट आते हैं इस टॉपिक के पेपर के अंदर। ठीक है, अब पहले इसकी एंट्रीज बनाते हैं। एबीसी लिमिटेड की एंट्रीज बना रहे हैं। इसके लिए जर्नल जर्नल ड्रॉ कर रहे हैं। पहले जरा 1 साल की एंट्री बनाते हैं ताकि हमारी 1 साल की अकाउंटिंग पूरी हो जाए।
प्रिय दोस्त, अब लेसी के लिए जर्नल ड्रॉ कर रहे हैं। डेट वाइज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए दोस्त, 1 जनवरी 21 इस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनाओ? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज हमेशा अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। लीज लाइबिलिटी हमेशा अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। लीज लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 5710। ठीक है सर, कॉस्ट को निकालना पड़ता है। कॉस्ट निकालने वाला पैरा 22 मैंने अभी रोका हुआ है, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर भी 5710 लिख लो। ये हमारी पहली एंट्री बन गई। अब यहाँ पर स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, किस तरह की बात समझ में नहीं आ रही। देने हैं हमने 8000 रुपए, लेकिन आप लाइब्रेरी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ 5710 पे। ठीक है बेटा, देने हमने 8000 रुपए जरूर है, लेकिन उस 8000 में इंटरेस्ट भी शामिल है। वो फ्यूचर का इंटरेस्ट है जो अभी हमारे ऊपर लगा ही नहीं है। एक ऐसा इंटरेस्ट जो अभी लगा ही नहीं है, लगना शुरू होगा, वो मैं अभी से लाइब्रेरी में कैसे डाल दूं? देखो, एक्रूअल किसको बोलते हैं? वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो जाए, पे ना करें, वो एक्रूअल में आ जाते हैं, वो लाइब्रेरी में आ जाते हैं। लेकिन अभी एक ऐसा इंटरेस्ट जो जनवरी से लगना शुरू होगा, मैं उसको अभी से कैसे रिकॉर्ड कर लूं लाइब्रेरी के अंदर? तो याद रखना, लीज लाइब्रेरी जब भी रिकॉर्ड होती है, वो इंटरेस्ट हटा के रिकॉर्ड होती है। क्या हटाकर? इंटरेस्ट हटा के रिकॉर्ड होती है, जिसको आप कह रहे हो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। अब हम ये एसेट लेकर आ गए, हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ठीक है सर, 1 साल पूरा हो गया। जब साल खत्म होगा तो हमें क्या कहा जाएगा? सर पेमेंट करें। अब 1 साल गुजर गया, पेमेंट करनी है, और 1 साल का इंटरेस्ट हम पर ड्यू हो चुका है। अब मैं ईयर एंड पर पहुंचा, 31 दिसंबर 21। अब मैं इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। अब हमें इसका अमाउंट चाहिए। वैसे तो इस वक्त बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैं कुछ समझाने के लिए लिख नहीं रहा हूँ। चले अमाउंट अभी निकालते हैं एक और तरीके से। हम आज एक काम और करवाना है, राइट ऑफ यूज को डेप्रीशिएट भी करवाना है। 31 दिसंबर 21, इसके लिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। राइट ऑफ यूज 5710 पर कैपिटलाइज्ड हुआ है। 4 साल की लीज टर्म है। 5710 को 4 साल पे डिवाइड करवा लें तो हमारे पास आंसर 1428 के करीब आ जाएगा। हर साल अप्रोक्सीमेटली हमारा एसेट 1428 डेप्रीशिएट होगा। पहले साल लेसी इससे ज्यादा कोई और अकाउंटिंग करके नहीं दिखा सकता। पहले साल उसने एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करा, फिर फाइनेंस चार्ज को रिकॉर्ड करा, डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करा, और अब आखिरी काम वो करने जा रहे हैं कि उसके बाद जो लायबिलिटी खड़ी हुई है, अगर पेमेंट एंड में है तो अब वो फाइनली पेमेंट करेगा।
31 दिसंबर 21 जब वो पेमेंट करेगा, लीज लाइबिलिटी को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट कर देगा और उसकी हर पेमेंट का अमाउंट फिक्स है, 2000 की पेमेंट कर देगा। इस 2000 के अंदर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है और कुछ क्या पे कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे कर रहा है। यानी इसमें कुछ वो मशीन के पैसे भी दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है, पहले साल का इंटरेस्ट भी दे रहा है। तो 2000 में पहले साल का इंटरेस्ट साल खत्म, इंटरेस्ट भी पे हो गया और पहले साल की जो प्रिंसिपल पे करना था वो भी पे कर दिया। अब इसमें इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि इंटरेस्ट की एंट्री हम अलग से बना के बैठे हुए। हमें बेटा इंटरेस्ट सिर्फ पहली पेमेंट का नहीं चाहिए, बल्कि इंटरेस्ट हमें हर पेमेंट का चाहिए। सर हर पेमेंट का क्यों चाहिए? क्योंकि जब हम बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं, उसके लिए अदर डिस्क्लोजर बनाने के लिए हमें इंटरेस्ट की वर्किंग अलग अलग चाहिए होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एग्जामिनर अपना सोल्यूशन जब भी निकालता है, वो इंटरेस्ट के लिए एक वर्किंग जरूर करके दिखाता है, वो एक शेड्यूल बनाकर दिखाता है। उसे हम कहते हैं लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, अमोर्टाइज कहते हैं कम करने को। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा, उसका वो एक शेड्यूल बनाता है कि मैं जो हर साल 2-2 हजार पे कर रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ और प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहा हूँ। इस शेड्यूल के बगैर नॉर्मली एग्जामिनर अपना सोल्यूशन नहीं बनाता। ठीक है सर, हम भी जरा शेड्यूल बना लेते हैं, उससे हमें जरा भी बैलेंस शीट बनाने में भी मदद मिल जाएगी। चलिए सर जी, अब बनाने जा रहे हैं लीज का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। मैं अभी कॉलम ज्यादा बना रहा हूँ, जब बाद में प्रैक्टिस हो जाए आप कुछ कॉलम कम करना चाहे तो कर सकते हैं। एक कॉलम मैंने बनाया ईयर का, एक मैं बना रहा हूँ लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर, फिर एक और बनाया फाइनेंस चार्ज, फिर एक और कॉलम सब टोटल, देन लीज पेमेंट्स, फिर लाइबिलिटी, एट एंड ऑफ ईयर, और आखिरी कॉलम प्रिंसिपल पेड। ठीक है सर, जल्दी से फॉर्मेट बना लें। और ये शेड्यूल अभी हमें 4 साल का फिल करना है। ईयर का कॉलम है, लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर का कॉलम है, फाइनेंस चार्ज है, सब टोटल है, लीज पेमेंट्स हैं, लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर, प्रिंसिपल पेड। चले भाई इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे तो बनाना आता है, आपको सीखना है, कॉपी बाद में करना।
उठाइए कैलकुलेटर, ठीक है। पहले मेरा 4 साल का शेड्यूल बना दीजिए, बाद में फिगर फिल कर लीजिएगा। पहला साल वो है 2021। जब 2021 शुरू हुआ, लाइबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर, हम लोगों ने पहली एंट्री बनाई थी लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और लीज लाइबिलिटी को हम लोगों ने 5710 पे रिकॉर्ड किया था। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म शुरू हुआ था, उस वक्त इंटरेस्ट हटाकर 5710 मैंने आपके देने थे। अब वो एसेट मैंने यूज करना शुरू कर दिया, जिस पर पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। 5710 का 15% निकाल लो। 5710 का 15% अप्रोक्सीमेटली 857, ये बनता है पहले साल का इंटरेस्ट। जब पहला साल खत्म हो रहा था, 5710 मैंने प्रिंसिपल देने थे और 857 का इंटरेस्ट और मुझ पे लग चुका था। अब दोनों का टोटल ले लो। पहला साल खत्म होते होते 6567 टोटल मैंने आपके देने थे, टोटल। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सारे पैसे अभी नहीं देने। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अभी कितने देने? 2000 रुपए देने। 2000 माइनस कर लो। जब 6567 में से 2000 मैंने पे कर दिए, तो अब लाइबिलिटी बच गई 4567। मेरी ओपनिंग लाइबिलिटी थी 5710, क्लोजिंग लाइबिलिटी है 4567। इन दोनों का डिफरेंस ले लो। ये बचा 1143। 1143 का प्रिंसिपल मैं पहले साल पे कर रहा हूं जी। 5710 माइनस 4567, 1143 बचेगा ना, ठीक है। अब इसका ब्रेकअप क्या है वो समझ लो। पहले साल में 2000 की पेमेंट करूंगा, ब्रेकअप ये बन रहा है। उस 2000 के अंदर 857 का इंटरेस्ट पे करूंगा, और इस 2000 के अंदर 1143 का क्या पे करूंगा? प्रिंसिपल पे करूंगा। अब जाके मेरे 2000 का ब्रेकअप कंप्लीट हो गया। अब नया साल शुरू हुआ 2022। जो पिछले साल की क्लोजिंग लाइबिलिटी है, नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग लाइबिलिटी बनेगी। अब ओपनिंग लाइबिलिटी आ गई 1143, इंटरेस्ट हटाकर 4567, इंटरेस्ट हटाकर 4567 मैंने आपके देने हैं। अब इस 4567 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब इसका 15% निकाल लो। 685, दोनों का 4567 प्लस 685, 52। ठीक है। दूसरा साल खत्म होते होते मैंने 5252 की पेमेंट करनी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अभी कितने देने? सिर्फ 2000 की पेमेंट करनी है। 5252 में से 2000 देने के बाद 3252 की लाइबिलिटी मुझ पर रह गई। ओपनिंग लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 3252, दोनों का डिफरेंस ले लो। 1315 का प्रिंसिपल मैं दूसरे साल में पे करूंगा। अब मेरी दूसरी पेमेंट का ब्रेकअप बन गया। जो मैं 2000 पे करूंगा, इसमें 685 का इंटरेस्ट होगा और 1315 का प्रिंसिपल होगा, ठीक है सर। फिर आए हम 2023 में। अब ओपनिंग लाइबिलिटी आ जाएगी 3252, इस पे 15% इंटरेस्ट लगेगा 488, दोनों का टोटल ले लो 3740। तीसरा साल खत्म होते होते इंटरेस्ट मिलाकर 3740 मैंने आपके देने हैं। बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट अभी उसमें से सिर्फ 2000 देने। अब मेरी क्लोजिंग लाइबिलिटी बची 1740, और प्रिंसिपल कितना पे कर रहा हूँ? 1512। फाइनली 2024 आ गया, हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी साल।
आखिरी साल में ओपनिंग लाइबिलिटी 1740, अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 1740 का 15%, 260 ले लो, फिगर एग्जैक्ट हो जाएगी 260। अब ये बन गया टोटल 2000। चौथा साल खत्म होते होते इंटरेस्ट मिलाकर मैंने 2000 रुपए देने, एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट 2000 ही देने। इस आखिरी पेमेंट के बाद लाइबिलिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, और 1740 का प्रिंसिपल इस साल में पे करूंगा। अब अगर कुछ कॉलम के सम निकालूं, वो बड़े ऑब्वियस है। लीज पेमेंट का सम निकालूं तो 2000 वाली 4 पेमेंट कर रहा हूं, 8000 की टोटल पेमेंट। अगर प्रिंसिपल पेड का सम निकालूं, वो बनेगा 5710, और फाइनेंस चार्ज का अगर सम निकालूं, वो बनेगा 2290। और ये तीनों फिगर हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे हुए थे। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में 8000 की पेमेंट करनी है, उस 8000 में 5710 रुपए मैंने प्रिंसिपल पे करने, और इसके ऊपर जितना पैसा दे रहा हूं वो सब इंटरेस्ट पे कर। समझ में आ गया सबके बेटा? ये है लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। शाबाश, जल्दी से कॉपी कर लो। अब इसकी फिगर कैसे इस्तेमाल करनी है वो सिखाता हूं। हाँ बेटा, शेड्यूल सबकी समझ में आ गया है? ठीक है, चले। पहले साल का इंटरेस्ट कितना है? 857। आपने जो एंट्री बनाई थी, फाइनेंस चार्ज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, उसमें आपने इंटरेस्ट नहीं लिखा था। अब उसके इंटरेस्ट का अमाउंट आप डाल दो एंट्री के अंदर। अब यहां पर मैंने पहले साल का इंटरेस्ट डाल दिया 857,
पहले साल का इंटरेस्ट ना सिर्फ मुझ पे लग चुका है, बल्कि मैं उसको पे भी कर चुका हूँ। और किस शक्ल में पे कर चुका हूँ? 2000 की शक्ल में। जो 2000 मैंने पे करा था, उसमें 857 का इंटरेस्ट दिया था और 1143 का प्रिंसिपल मैंने पे करा था। चलिए बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखते हैं, लेसी अगर पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाता तो कैसे बनाता। ठीक है सर। अब लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। लेसी का पहले बना रहे हैं सॉसी का एक्सट्रैक्ट। अब सॉसी में क्या क्या डालें? लेसी की हमने जो एंट्री बनाई है, पहली एंट्री बनाई राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट है। लीज लाइबिलिटी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी, सॉसी में नहीं आएगी। दूसरी एंट्री हमने बनाई फाइनेंस चार्ज डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन फाइनेंस चार्ज सॉसी में आएगा। पहले साल का फाइनेंस चार्ज 857। फिर हमने अगली एंट्री बनाई डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस का ताल्लुक वो हमारे पास किससे? सॉसी से। और पहले साल का डेप्रीसिएशन है 1428। ये है दो एक्सपेंस जो लेसी सॉसी में दिखाएगा, और इन दोनों का सम क्या बन रहा है जी? 2285। ये तो हो गया लेसी का सॉसी। ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा के लिए याद कर लो, लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाएगा, उसके दो एक्सपेंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दो एक्सपेंस निकलेंगे। एक निकलेगा फाइनेंस चार्ज और दूसरा क्या निकलेगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है सर। और यहीं से एक झगड़ा खड़ा हो गया। वो झगड़ा आपने पढ़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। कोई बता सकता है क्या झगड़ा है वो? पढ़ा हुआ आप लोगों ने? शाबाश। ठीक है, छोड़ दो। देखो, पढ़ना कुछ और है, अप्लाई करना कुछ और है। जब ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दोनों के आगे बड़ा बड़ा लिख देगा डिस अलाउ एक्सपेंस। क्या लिख देगा? डिस अलाउड एक्सपेंस। चलो अब लिख दिया तो समझाई दोनों पहले इसको। इनकम टैक्स पढ़ के आए हो सब? इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ा हुआ है। ठीक है। कल भी मैंने रेफरेंस दिया था। लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस इफ पेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। ठीक है। हमारा आईएफआरएस हमें सिखा रहे हैं कि आपके दो खर्चे। एक खर्चा आप राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करके निकाल लो, दूसरा लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट की शक्ल में निकाल लो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी देखेगा? वो बोलेगा भाई ये फाइनेंस चार्ज क्या है?
हम उसे समझाएंगे, देखो यार हमने एसेट लीज पे लिया था, IFRS 16 के मुताबिक उस पर हमने फाइनेंस चार्ज कैलकुलेट करा। वो फौरन बोलेगा IFRS के मुताबिक डिसअलाउ। फिर बोलेगा ये डेप्रिसिएशन क्या है, हमने कहा हमने राइट ऑफ यूज को डेबिट किया था, वक्त के साथ डेप्रिशिएट भी करेंगे IAS के मुताबिक। बोलेगा डिसअलाउ। मैंने कहा भाई तुम डिसअलाउ क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं मान रहे इनको? कह रहे हैं हमारा ऑर्डिनेंस सिर्फ एक बात कहता है, लीज पेमेंट्स आर अलाउबल एक्सपेंस। आप जो पैसे दोगे, जो पेमेंट करोगे, पेमेंट हम खाली उसको अलाउ करते हैं। और पेमेंट कितनी करी है? 2000। जब टैक्स वाला अपना काम करेगा तो वो बोलेगा अलाउड एक्सपेंस, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कितना एक्सपेंस अलाउ कर सकता हूं? 2000। हम एक्सपेंस कितना डाल रहे हैं? 2285। वो एक्सपेंस कितना अलाउ करेगा? 2000। झगड़ा कितने का है? 285 का झगड़ा है। ये हमारा डिफरेंस आ गया। क्या आ गया? डिफरेंस। ये समझ में आ रहा है ना आपके? टैक्स वाला 285 को डिसअलाउ कर देगा। अब यहां से आपके सिलेबस का एक और चैप्टर निकला। अच्छा सर, वो आया IAS 12 डेफर्ड टैक्स। क्या निकला बेटा? डेफर्ड टैक्स। टैक्स वाला जिन चीजों को नहीं मानता, उनके डिफरेंस की वजह से या तो हमें टैक्स और देना पड़ेगा या टैक्स और वापस रिफंड होगा। अगर और देना पड़ेगा तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और अगर वापस मिलेगा तो डेफर्ड टैक्स एसेट। अब इसकी पूरी वर्किंग बनेगी और ये आपके सिलेबस में है। देखिए चैप्टर सर अबील के पास है, ठीक है? अब समझना कैसे होगा। सर अबील जब चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ ऐसी बात वो करेंगे, क्या आप लोगों को लीज की अकाउंटिंग आती है? आपने कहा हाँ बिल्कुल आती है। फिर वो बोलेंगे देखो भाई, आपने सीखा होगा कि लेसी जब भी किसी एसेट को लीज पे लाता है तो वो फाइनेंस चार्ज दिखाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखाता है। टैक्स वाला इसको नहीं मानता, वो खाली लीज पेमेंट को अलाउ करता है। उनके ऑर्डिनेंस में यही लिखा हुआ है। तो 285 का झगड़ा आएगा हमारे और उनके प्रॉफिट के अंदर। इस 285 की वजह से टैक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, और उसकी अकाउंटिंग में आपको सिखाता हूँ। फिर आपको इस तरह पूछेंगे कि आप लोगों को रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग आती है? आप बोलोगे हाँ हाँ आती है। वो फिर बोलेंगे देखो यार, टैक्स वाला किसी रीवैल्यूएशन को नहीं मानता, उसकी वजह से भी डेफर्ड टैक्स की वर्किंग निकलेगी, वो आपको सिखाएंगे। हमने FR1 में सिर्फ वो सवाल करे थे, इग्नोर टैक्स, इग्नोर डेफर्ड टैक्स, याद आ रहा है? लेकिन यहाँ पे टैक्स के साथ काम करेंगे। ठीक है सर, तो लेसी के कितने एक्सपेंस निकलेंगे? दो। कौन कौन से? फाइनेंस चार्ज और डेप्रीसिएशन। लेकिन टैक्स वाला इसको डिसअलाउ कर देगा, जिसकी वजह से जो झगड़ा आएगा उसका हल भी हमें ढूंढना है। अब आ जाइए लेसी के सॉफअप के ऊपर। लेसी इन इंफॉर्मेशन को सॉफअप में कैसे दिखाएगा? जब लेसी सॉफअप बनाएगा और उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाएगा, एंड एट December 31st 2024, सॉरी 21, सॉफअप में सबसे पहले एसेट साइड पे आ रहा हूं। लेसी एसेट साइड पे दिखाएगा नॉन करंट एसेट को, और नॉन करंट एसेट में दिखाएगा राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज कैपिटलाइज हुआ था 5710 पे, और 1428 क्या हो चुका है? डेप्रीशिएट हो चुका है। अब कितने का बचा हुआ है? 4282 का बचा हुआ है। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड पे।
लाइबिलिटी साइड पे नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। हम लोग इस वक्त जिस लाइबिलिटी को दिखाने जा रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट वाली लाइबिलिटी है। कौन सी वाली? इंस्टॉलमेंट, पेमेंट किस्तों की शक्ल में हो रही है। लेकिन लाइबिलिटी ऐसी भी हो सकती है, यार मैं तुम्हें 8,000 रुपए 4 साल बाद एक साथ दे दूंगा। अगर 8,000 रुपए 4 साल बाद एक साथ दोगे फिर वो इंस्टॉलमेंट वाली अकाउंटिंग नहीं है। अब इससे हमें एक फर्क पड़ रहा है ना, क्या फर्क पड़ेगा? जब पहला साल खत्म हो रहा होगा कुछ ना कुछ पैसे मैंने आपके देने होंगे, सारे तो नहीं दिए ना, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। लेकिन आपने FR1 के फाइनल अकाउंट बनाते वक्त एक कॉन्सेप्ट सीखा था। वो सीखा था आप लोगों ने करंट मेच्योरिटी का, करंट पोर्शन का। मैंने आपके बहुत सारे पैसे अभी भी देने, लेकिन उस बहुत सारे पैसों में से कुछ पैसे अगले 12 महीने में देने और बाकी 12 महीनों के बाद देने। जो पैसे 12 महीनों में देने हैं वो करंट पोर्शन में जाएंगे और जो 12 महीने के बाद देने वो नॉन करंट में जाएगा। तो लीज लाइबिलिटी को बैलेंस शीट में ब्रेकअप करके दिखाया जाता है। लीज लाइबिलिटी वो नॉन करंट में भी आएगी। इसी तरह इसका जो करंट पोर्शन है करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी वो भी आपको चाहिए। अब ये फिगर कहां से निकलेगी? बेटा ये फिगर तैयार रखी हुई है आपके शेड्यूल के अंदर, ठीक है? वो शेड्यूल जो हमने बनाया था वो हमें जगह जगह मदद करेगा। चले भाई, अब वो अगर जगह जगह मदद करेगा थोड़ा उसका बेनिफिट लेते हैं फिर। ये बना हुआ आपका शेड्यूल, ठीक है सर? अब शेड्यूल पे नजर रखिएगा। शेड्यूल हमें ये बता रहा है पहला साल खत्म होते होते मुझ पर 4, 5, 6, 7 की लाइबिलिटी बची हुई है। ये समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर, पहला साल खत्म होते होते 4, 5, 6, 7 की लाइबिलिटी बची हुई है। इस 4, 5, 6, 7 में से 1315 मुझे अगले 12 महीने में पे कर देने और उसके पेमेंट के बाद लाइबिलिटी फिर भी कितनी बची हुई होगी? 3252 की लाइबिलिटी फिर भी बची हुई होगी। जो अगले 12 महीने में प्रिंसिपल पे करना है वो करंट पोर्शन में जाएगा और जो उसके बाद भी बचा हुआ होगा लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर वो नॉन करंट में चला जाएगा। तो ये वाला पोर्शन हमारा करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। समझ में आ गया सबके बेटा? अब इन दोनों फिगर को उठा लेते हैं। नॉन करंट पोर्शन में आप डाल दो 3252 और करंट में 1315। इस तरह से लेसी लीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करता है। क्लियर है सबके बेटा? ठीक है सर। अभी कितने साल की अकाउंटिंग हुई है? सिर्फ 1 साल की अकाउंटिंग हुई है, लेकिन बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा मेरे कहने से दूसरे साल की एंट्री बनाइए, दूसरे साल का सौसी बनाइए, दूसरे साल का टॉपअप बनाइए। शाबाश, जल्दी से। दूसरे साल राइट ऑफ यूज को दोबारा कैपिटलाइज मत कर देना। राइट ऑफ यूज, डेबिट, लीज, लायबिलिटी, क्रेडिट, ये काम तो पहले से हुआ हुआ है। दूसरे साल क्या क्या होगा?
तो डेप्रिशिएट करवाना पड़ेगा, फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड होगा और एक पेमेंट होगी, 3 एंट्री बनेगी। और दूसरे साल का फाइनेंस चार्ज तैयार रखा हुआ है शेड्यूल में। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 22 को आप पहले तो डेप्रिशिएट करवा लो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इस साल भी आपका एसेट 1428 से डेप्रीशिएट हो जाएगा। देन 31 दिसंबर 22 को फाइनेंस चार्ज रिकॉर्ड कर लो। इस साल का फाइनेंस चार्ज हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। हाँ भाई, कितना था फाइनेंस चार्ज? 685, ये आपके शेड्यूल में पड़ा हुआ है। और आखिरी एंट्री बन जाएगी लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। जी सर, कितने से? 2000 से, क्योंकि मुझे हर पेमेंट 2000 वाली करनी है। ये 3 एंट्रीज हम बनाएंगे दूसरे साल में। अब सॉसी के एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। 2022 के। फिर 2 एक्सपेंस निकलेंगे, एक निकलेगा फाइनेंस चार्ज जो इस साल का है 685, और दूसरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वो है 1428। देन टॉपअप के अगर एक्सट्रैक्ट्स बनाए 2022 के बनाए, टॉपअप में आप फिर दिखाओगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट में आप दिखाओगे राइट ऑफ यूज, राइट ऑफ यूज
5710 पे कैपिटलाइज हुआ था, 1428 अब तक 2 बार डेप्रिशिएट हो चुका है। कितना? 2854 का राइट ऑफ यूज बचा हुआ है। इसी तरह अब लाइबिलिटी पे आ जाते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट में लीज लाइबिलिटी, और करंट के अंदर करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। हम इसके लिए शेड्यूल हमारी मदद फिर कर देगा। अच्छा सर, वो कैसे? शेड्यूल हमें फिर बता रहा है दूसरा साल खत्म होते होते कितने पैसे देने। जी सर, शेड्यूल के मुताबिक 2022 खत्म होते होते मैंने 3252 आपके देने, 3252। उस 3252 में से 1512 अगले 12 महीने में पे करने, और 1740 12 महीने के बाद पे करने। जो अगले 12 महीने में देने वो करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, और बाकी नॉन करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। सही है सर। अब इस फिगर को उठा लेते हैं। नॉन करंट में अब रह गया है 1740, और करंट में 1512। इस तरह से बेटा लेसी अपनी अकाउंटिंग करता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। अगर कोई एसेट वो लीज पे लाता है तो समझ में आ गया सबके? ये अभी बे इंतहा आसान वाला काम हमने सीखा है। पेमेंट एनुअल भी हो सकती है, पेमेंट मंथली भी हो सकती है, पेमेंट क्वार्टरली भी हो सकती है। हर सिचुएशन में सवाल को टैकल करने का तरीका अलग है। पेमेंट एडवांस में भी हो सकती है, एरिया में भी हो सकती है। एडवांस में जब पेमेंट होती है तो एहतियातें और बढ़ जाती हैं। ठीक है सर। चले बेटा, हमने अभी एसेट को डेप्रिशिएट करा, और डेप्रिशिएट करने के लिए राइट ऑफ यूज को 4 साल पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन थी, 4 साल। कभी कभी ऐसा होता है सवाल में यूजफुल लाइफ कुछ और दी हुई होती है और लीज टर्म कुछ और दी हुई होती है, तो फिर किस पे डिवाइड करें ये जरा हमें देखना पड़ता है। इसके लिए हमारे स्टैंडर्ड में एक पैराग्राफ में कुछ बात समझाई गई है। अब कल मैंने वो पैरा रोक लिया था, आप उसको डिस्कस करेंगे। वो है पैरा 32। चलिए सर, पैरा 32। If the lease transfer ownership of the underlying asset to the lessee by the end of lease term, or if the cost of right of use asset reflect that the lessee will exercise the purchase option, the lessee shall depreciate the right of use asset
from the commencement date to the end of useful life of the underlying asset. करें सर। नॉर्मल हालात में हम एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि IS 16 हमने पढ़ा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। नॉर्मल हालात में हम एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हैं, करना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी लीज में नहीं भी करते, ठीक है सर। मान ले मैंने आपको कोई एसेट 5 साल के लिए लीज में, 5 साल के लिए, और क्वेश्चन में बड़ा क्लियर मेंशन है कि लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप मैं आपके नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा, परचेज ऑप्शन है, और ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, ठीक है। 5 साल बाद जब आप ओनरशिप ट्रांसफर करवा लोगे या आप इसको खरीद लोगे, फिर आप इसका क्या करोगे? आपने कहा सर मैं तो इस किस्म की मशीनों को 8-8 साल तक अपने कारोबार में इस्तेमाल करता हूं। अब इस जैसी मशीनें 8 साल तक आपके इस्तेमाल में, ये आपने 5 पर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है हाँ भाई कि 5 साल के बाद ओनरशिप आपको मिल जाएगी, या 5 साल बाद परचेज आपको करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आप परचेज कर लोगे। अब तो बड़ा क्लियर है, 5 साल बाद ये मशीन तुम्हारी हो जाएगी, और इस जैसी मशीनों को तुम अपने पास कितने अर्से इस्तेमाल करते हो? 8 साल तक इस्तेमाल करते हो। तो शुरू से जब इसको डेप्रिशिएट करना शुरू करो, 5 पे मत करना, 8 साल पे ही करना, ठीक है। यूजफुल लाइफ पे ही करो। कब करो? अगर तुम्हारे पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ये क्लियर इंडिकेशन है या परचेज ऑप्शन है, और लगता है एक्सरसाइज हो जाएगा, तो फिर यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना मुनासिब होता है। अब बात बदल देते हैं। 5 साल के लिए आपको लीज पे दिए ये वाली मशीन, और इस जैसी मशीनों को आप 8 साल तक इस्तेमाल करते हो। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ कि लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप आपको दे दी जाएगी, नहीं लिखा हुआ। हाँ चलो मान लो ये लिखा हुआ है कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद ओनरशिप आपको ट्रांसफर करेंगे, लेकिन वो पैसे इतने अट्रैक्टिव नहीं है, और अभी हमें खुद नहीं पता कि हम वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अब आ गई अनसर्टेनिटी। क्या आ गई? अनसर्टेनिटी। अब हमने क्या करना है? अब स्टैंडर्ड आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है अदरवाइज द लेसी shall depreciate the right of use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right of use asset or at the end of the lease term। और यहां पर वर्ड आ रहा है इंपॉर्टेंट वाला, वो आ रहा है अर्लियर ऑफ, अर्लियर ऑफ, जो पहले खत्म हो रहा हो, ठीक है। मैं आपको एसेट 5 साल के लिए लीज पे दे रहा हूं, वो एसेट लीज पे दे रहा हूं जिसको नॉर्मली आप 8-8 साल तक अपने कारोबार में यूज करते हो, तो यूजफुल लाइफ हो गई 8 साल, लीज टर्म है 5 साल, परचेज ऑप्शन नहीं दे। चलो मान लो अगर दे भी रहा हूं तो इतना अट्रैक्टिव नहीं दे। अब मैं एसेट लीज पे लेके आ गया, अब इसको डेप्रिशिएट करूंगा। अब मेरे सामने जब मैं इसको डेप्रिशिएट करने बैठूं, 5 पे करूं या 8 पे करूं, ठीक है। तो वो कहता है जब मामला अनसर्टेन हो जाए, जो अर्लियर, जो छोटा हो, जो पहले खत्म हो रहा हो, उस पर डेप्रिशिएट करना। अब इस वक्त अर्लियर कौन है? 5 साल। जब मामला अनसर्टेन है, जो छोटा हो, जो पहले खत्म हो रहा हो, उसको आप डेप्रिशिएट करना। तो अब मैं मेरे एग्जांपल में 8 पे नहीं करूंगा, कितने में करूंगा? 5 साल पे डेप्रिशिएट करूंगा, ठीक है सर, याद रहेगी बात। एक दो सवाल ऐसे आएंगे जहां पे इस पैराग्राफ को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलो बेटा जी, अब हमारी लेसी की इनिशियल बातें तो कंप्लीट हो गई हैं। इनिशियल बातें मैंने आपको समझा दी हैं, अब इसकी फर्दर प्रैक्टिस है।
उसके लिए अभी तो टाइम बच नहीं पा रहा है। मैंने ग्रुप में हैंड आउट भेज दिया था, और जो फिजिकली अभी बैठे हुए हैं, वो इसकी कॉपी भी ले लें, नेक्स्ट रात में लेकर आइएगा।